नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अगले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको दिखाएंगे। मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। हम आपको इस पसंदीदा शो में अब हर रोज आपको अगले जो ट्रेडिंग सेशन है उसके ट्रिगर्स भी बताएंगे, यानी वो खबरें जिनसे शेयरों में हलचल रहती है। इसके अलावा खास उन शेयरों पर आपके सवालों के जवाब भी देंगे जिनसे आप अगले ट्रेडिंग सेशन में एक्शन की अपेक्षा कर सकते हैं। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9582226666। ये है नंबर व्हाट्सएप। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप हैं @ZBusinessOnline और ट्विटर पर अगर आप हैं तो हमारा हैंडल @ZBusiness पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और हाँ, हैशटैग अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो हैशटैग बाजार आज और कल, ये है हैशटैग हमारा, जिसे लिखना ना भूलें। और मेरे साथ सोमवार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी हैं। इनके अलावा हमारे साथ जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी जुड़ेंगे। बाजार का हाल जानेंगे अरमान नाहर से। सोमवार के लिए जरूरी ट्रिगर बताएंगे कुशल गुप्ता। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार ने दिन में बढ़त को आखिरी घंटे में जो बढ़त मिली थी दिन भर में, उसको आखिरी घंटे में गंवा दिया। सेंसेक्स 137 अंक गिरकर 52,793 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 26 अंक टूटकर 15,782 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 411 अंक लुढ़ककर 33,121 के लेवल पर यह बंद हुआ। और आइए अब रुक करेंगे बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं बाजार अच्छी तेजी के बाद भी आखिर क्यों फिसल गया। बड़े दिनों बाद भारतीय बाजार में आज गैप से बाजार ऊपर की तरफ खुलते हुए दिखे। 16,000 के बेहद करीब निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर भी अच्छी मजबूती के साथ 33,900 के आसपास मजबूती रही लगभग पूरे दिन भर अच्छी तेजी के साथ। और जितनी बार बाजार नीचे आए उतनी बार वापस चढ़कर ऊपर भी आते दिखे, यानी कि खरीदारी का मूड माहौल बिल्कुल फर्स्ट क्लास। 2 बजे अचानक से बाजार में फिर तेज बिकवाली होती दिखी। और क्यों पता नहीं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स मजबूत 200 पॉइंट के साथ ट्रेड करते हुए मजबूती के साथ, नैस्डैक फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर, यूरोप में मजबूती, कहीं कोई और खराबी नहीं, लेकिन उसके बावजूद तेज बिकवाली ऊपरी स्तरों से बाजार में होती दिखी। बिकवाली ऐसी कि 16,083 का हाई बनाने के बाद निफ्टी 15,800 के भी नीचे फिसला, यानी कि ऊपरी स्तरों से 300 पॉइंट निफ्टी निकल गया और बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट गिरता हुआ नजर आया। और ऐसे में पूरे के पूरे गेंस गंवाकर हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। नुकसान भले आपको छोटा दिख रहा हो कि अरे निफ्टी तो 30-40 पॉइंट ही गिरा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से 300 पॉइंट गिरना, और वो भी ऐसे दिन जब बाकी सारे संकेत मजबूती के हों, मार्केट ओवरसोल्ड हो, एफआईआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एकदम कम हो, ग्लोबल संकेत अच्छे हों, हफ्ते के आखिरी दिन भी आप ऊपर ठहर न पाए, फिसल जाए, ये थोड़ी चिंता की बात तो जरूर है। हालांकि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या जो सुबह काफी मजबूत थी, बाजार बंद होते होते थोड़ी कम वो भी होती दिखी, लेकिन कह सकते हैं कॉन्फिडेंस की कमी। और आमतौर पर जो आप देखते हैं ना कि मंदी के बाजार में जब कोई बड़ा उछाल पहली बार आता है तो उस उछाल में ट्रेडर्स बिकवाली करने के बारे में, अपनी पोजीशन कम करने के बारे में सोचते हैं, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। और बैंक निफ्टी की कमजोरी क्लोजिंग तो बेहद कमजोर, बेहद खराब मानी जाएगी। तो ये था एडिटर स्टेक। और अब शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है अरमान नाहर। बताइए अरमान। पूरे हफ्ते हमें मार्केट में अच्छा खासा पैनिक देखने के लिए और सेल ऑफ देखने के लिए मिला। हालांकि जो आज के जो मार्केट थे, शुरुआत अच्छी करी और अगर बीच में देखेंगे, बीच में भी मार्केट अच्छा खासा उछाल ले रहा था, पर जैसे ही ऊपरी स्तरों पे आया वहां पर अच्छी खासा दबाव देखा और अंत में आते आते नेगेटिव में क्लोज हुआ। अगर आप टॉप निफ्टी लूजर्स की बात करेंगे तो टॉप निफ्टी लूजर्स में आपको हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक आपको इस सूची में दिखेंगे जो टॉप निफ्टी लूजर्स की सूची में रहे। उसके अलावा अगर आप लूजर्स देखेंगे तो उसमें आपको हेटसन एग्रो, गुजरात नर्मदा, वैली फर्टिलाइजर्स और वेदांता जैसे स्टॉक दिखेंगे
जहां पर अच्छा खासा कट देखा गया। जो निफ्टी मेटल अगर देखेंगे तो निफ्टी मेटल में अच्छा खासा प्रेशर देखा गया। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? एसबीआई नतीजों के चलते फोकस में रहा, हनीवेल ऑटो जिसके नतीजे काफी खराब आते हुए दिखे। अगर टाटा मोटर्स देखें, टाटा मोटर्स के भी नतीजे के कारण फोकस में रहा। पूना वाला फिनकॉर्प, मैट्रिमनी ने बहुत ही बढ़िया बायबैक प्राइस का अनाउंसमेंट करा 1150 के, जो कि मौजूदा भाव के हिसाब से लगभग 70% प्रीमियम पर था। अब टॉप निफ्टी गेनर्स कौन कौन से थे उस सूची में आपको नाम दिखेंगे। सन फार्मा, M&M, HUL और टाइटन ऐसे स्टॉक्स थे जो टॉप गेनर्स की सूची में थे। अब निफ्टी के अलावा दूसरे गेनर्स कौन कौन से थे? दूसरे गेनर्स में आपको दिखेगा PB फिनटेक, टाटा एलेक्सी, IFB इंडस्ट्रीज, नजारा टेक्नोलॉजी। जो न्यू एज कंपनीज हैं उनमें थोड़ा बहुत बहुत पिटाई हो चुकी है ऑलरेडी, तो थोड़ा बहुत उनमें आज भी उछाल देखा गया। ओवरऑल देखें अगर तो ये पूरा सप्ताह और आज का दिन भी अच्छा खासा सेल ऑफ देखना गया। हर जगह आप भले मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप देखिए, निफ्टी देखिए, सभी जगह अच्छा खासा सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिला। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,780 करोड़ रुपए की बिकवाली की है और DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 3,169 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी, जिनसे हम जानेंगे कि कल पोजिशनल और जो सोमवार को और आने वाले समय में पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए किस शेयर में एक्शन दिखेगा। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बताइए सर, सबसे पहले तो अगले हफ्ते के लिए कोई पिक आपकी जो पसंदीदा हो। दीपक, जो पोजिशनल पिक हमको पसंद है वो ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। आज भी स्टॉक काफी स्ट्रांग था और मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस करीबन 889 है। यहाँ पे हम 8 से 10 दिन का अगर कोई टाइम फ्रेम लेता है तो यहाँ पे खरीदने की राय देंगे। यहाँ पे हमको एक 935 940 का एक मीडियम टर्म 8 से 10 दिन का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है और यहाँ पे 864 का आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। हमको लग रहा है कि ऑटो स्पेस में जिस प्रकार से अभी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जो आपको अच्छी खासी कमाई दे सकता है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक है 8 to 10 डेज का। यहाँ पे स्टॉप लॉस 864 और टारगेट 940। जरा ओवरऑल मार्केट का आप हाल बताइए सर। जिस तरह की हमने देखा कि बिकवाली का दौर चल रहा है, अब आगे चाल किस तरह की देखते हैं? कब तक, आज तो चलते चलते फिसल गया, अब संभलने के कोई आसार? दीपक, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी एक थोड़े समय के लिए नेगेटिव बायस से ही चलेंगे, क्योंकि आज हमने देखा कि सुबह मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से गैप अप ओपनिंग कर दी। दोपहर तक सब कुछ ठीक था। 2 बजे के बाद बिकवाली शुरू हुई और जो भी गेन सुबह के थे वो पूरी तरह से नेगेट हो गए। तो ये बात हमको क्लियरली दिखती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस है और 2-3 ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स है, जैसे कि डॉलर इंडेक्स अभी भी 20 साल की ऊंचाई पे चल रहा है। तो ये जब तक ऊंचाई पे चलेगा, डॉलर एप्रिशिएट होगा, रुपया वीक होगा और FIs पैसा निकालेंगे। दूसरी बात, इन्फ्लेशन का फिकर अभी काफी सिग्निफिकेंट है। अभी भी पूरा इम्पैक्ट कॉर्पोरेट्स के नंबर्स पे आया नहीं है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के FI फ्लोज अभी हो रहे हैं, अगर यही तरीके से पैसा बाहर निकल दे गया तो डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा चलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी भी थोड़ा सा एक नेगेटिव बायस से ही काम करेंगे। आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यूज करना है। अच्छी कंपनीज में आप निवेश करिए, थोड़ा सा लंबा समय के लिए टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि इस समय आपको अच्छी कंपनीज अच्छे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल रही है। हमारा मानना है कि 15,600 15,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो तब तक मेरे ख्याल से मार्केट्स ये वोलेटाइल रहेगा। आई मीन स्टॉक्स पे ही ज्यादा फोकस करना अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। बिल्कुल, अच्छी कंपनियों में निवेश का ये शानदार मौका है जिससे चूकना नहीं है। लेकिन सर, स्टॉक कौन सा? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपने बोली, तो एक लॉन्ग टर्म पिक आपकी जहां पर अभी निवेश करें और भूल जाएं। दीपक, लॉन्ग टर्म के लिए हमको लग रहा है कि गोदरेज एग्रोवेट नाम की कंपनी है जो गोदरेज ग्रुप ओन करती है। इस कंपनी में सबसे बड़ी खासियत है कि ये प्योर एग्री प्ले है। एनिमल फीड्स, फिर क्रॉप प्रोटेक्शन, डेयरी एज वेल एज पाम ऑयल बनाती है। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया नंबर्स FY22 के लिए पेश किए हैं। करीबन 8,300 करोड़ का रेवेन्यू, 665 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और करीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले में बहुत अच्छा है। डिविडेंड पे आउट भी करीबन 45% है। सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि पाम ऑयल की जो कीमतें बढ़ी है, इसका फायदा कंपनी को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी पाम ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये है। इंडोनेशिया ने जो बैन लगाया, इसका इम्पैक्ट इनको पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। हालांकि ये 1-2 क्वार्टर के लिए होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एडिबल ऑयल के पूरे मिक्स में।
सबसे बड़ी बात एनिमल फीड्स और क्रॉप प्रोटेक्शन का जो धंधा है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इनफैक्ट इनकी सब्सिडरी है एस्टेक लाइफ साइंसेज, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से 500-501 रुपए का अभी जो स्टॉक चल रहा है 575-580 के हाई से ये नीचे आ गया है, मार्केट सेंटिमेंट खराब है इसके नीचे आया है, तो ये जरूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने की अवधि हम एज्यूम करते हैं और टाइम फ्रेम रखते हैं तो करीबन 600 रुपए का एक मीडियम टर्म टारगेट मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक वैल्यू पिक है जो इस लेवल पे काफी अट्रैक्टिव लग रही है। ऑल राइट सर, और अब करते हैं रुख उन स्टॉक्स का जिनमें आगे एक्शन दिख सकता है। इन शेयरों में निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर देते हैं राय। पहला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके नतीजे आए हैं। बैंक ने 1046 करोड़ घाटे के मुकाबले 1780 करोड़ का मुनाफा कमाया है। बैंक के नेट और ग्रॉस एनपीए में भी काफी कमी आई है। अविनाश जी, इसमें क्या सलाह होगी आपकी? दीपक, इसमें मुझे लग रहा है कि निवेशकों को डेफिनेटली इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। देखिए नंबर्स सारे पैरामीटर्स पे अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो चुकी है, इनका प्रॉफिट भी पिछले लॉस के हिसाब से अच्छा आ जाए। ओवरऑल जो अभी नेगेटिविटी बैंक निफ्टी और बैंकिंग में आई है वो इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत डिमांड शॉर्ट टर्म में कॉम्प्रेस होगा। बट हमको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जब बढ़ती है तभी एसेट क्वालिटी बैंकों की अच्छी होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी का पिक्चर है वो बहुत अच्छा है। अगर 6 से 12 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 130-140 का प्राइस कंफर्टेबली निवेशकों को मिल सकता है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए क्योंकि मार्केट्स में वोलेटिलिटी रहेगी तो ये स्टॉक में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में आपको दिख सकती है। ऑल राइट, और दूसरा शेयर है टेक महिंद्रा। इसका कंसोलिडेटेड मुनाफा अगर आप देखें तो 1368 करोड़ से बढ़कर 1510 करोड़ हो गया है। कंसोलिडेटेड आय अगर आप देखेंगे तो 11451 करोड़ से बढ़कर 12120 करोड़ हो गई है। क्या करना चाहिए अविनाश जी? देखिए आईटी शेयर्स में हमने काफी बिकवाली देखी है, लेकिन इधर हम एक बात को भूलना नहीं चाहिए कि ये सारे आईटी कंपनीज डॉलर्स कमाते हैं और कोई इंपोर्ट नहीं करता। तो इनके लिए आगे का जो रोड मैप है वो काफी स्ट्रांग है क्योंकि जितना रुपया डिप्रिशिएट होता है आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में इनके मार्जिन में पॉजिटिव इजाफा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात इनविजिबल एक्सपोर्ट जो सर्विस एक्सपोर्ट्स होता है, यहाँ पे आईटी कंपनीज इंडिया की बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ओवरऑल 5G का जो रोल आउट है वो टेक महिंद्रा को बहुत बेनिफिट करेगा क्योंकि ये टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़े प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक पकड़ के रखिए। इस नतीजे के बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा क्योंकि नंबर्स मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। आगे का जो अगला साल है वो काफी अच्छा रहेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहता है या ऑलरेडी पोजीशन है तो उनको होल्ड करना चाहिए। ओके सर, और अब इस शो में दर्शकों के लिए खास सेगमेंट, दर्शकों के सवाल जिसमें हम लेते हैं। हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करेंगे जिनमें आगे एक्शन देखने को मिल सकता है। अब कुछ दर्शकों के सवाल फटाफट से ले लेते हैं जिन्होंने हमें सोशल मीडिया, हमारे जो पेजेस हैं या एसएमएस के जरिए भेजे हैं। सिद्धार्थ गौतम का सवाल सबसे पहले ले लेते हैं। करनाल से इन्होंने हमें व्हाट्सएप किया है। बंधन बैंक पर इनका सवाल है। विनाश जी, 412 शेयर है इनके पास 270 के भाव पर, और आज तो बैंक ने नतीजे भी जारी किए हैं। मुनाफा 103 नहीं, मुनाफा जो बढ़ा है वो मैं जरा फटाफट से देख लेता हूं। 103 करोड़ से बढ़कर 1902 करोड़ हुआ है। क्या आप राय देंगे सर? देखिए पहली बात तो ये जो मुनाफे की राइज है वो इसलिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने काफी बड़ी प्रोविजनिंग की थी कोविड के लिए। अभी इस बार प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है तो ओवरऑल नंबर्स आपको और सभी को अच्छे लग रहे हैं। बट ओवरऑल एसेट क्वालिटी का आंकड़ा भी काफी अच्छा हो चुका है और हमको लग रहा है कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में अभी वापस नॉर्मल सी आई है। कोविड का इम्पैक्ट अभी नहीं दिखेगा, प्रोविजन नहीं लगेंगे और डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस का जो पार्सल उन्होंने जो पहले खरीदा था एचडीएफसी के ग्रुप कंपनी से, वो भी उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो इनका बाइंग प्राइस भी काफी अच्छी है। मेरे ख्याल से कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। यहाँ पे हम समझते हैं कि और भी अच्छी अपसाइड के लिए जगह है, तो ये डेफिनेटली स्टॉक में इनको बने रहना चाहिए। बैंक में पवन काकड़िया जी का सवाल ले लेते हैं। सूरत से इन्होंने भेजा है। टाटा मोटर्स पर अविनाश जी इनका सवाल है। 300 शेयर है इनके पास 425 के भाव से, और आज घाटे में कमी से शेयर निफ्टी का टॉप गेनर भी रहा है सर। नतीजों के बाद हमने देखा कि 10% का उछाल भी रहा। क्या राय आपकी रहेगी पवन जी के लिए? देखिए मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया अगर कम से कम 12-15 महीने है तो एक बात तो यकीन से मैं कह सकता हूं कि ऑटो सेक्टर में अभी ग्रीन शूट शुरू हो चुके हैं। कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस डोमेस्टिकली तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन जेएलआर का बिजनेस भी हमको लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में बहुत अच्छी तरह से चलेगा। रही बात कंपनी की अर्निंग्स के लिए, तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 थोड़ा चैलेंजिंग रहे, लेकिन
ऐसा लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 में कंपनी मुनाफे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट ₹450 का है, तो यहाँ पे बने रहे और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि इस प्राइस से और भी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पे बिकवाली मत करें, यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा-सा और स्टॉक कम से कम 6-8 मंथ्स में बढ़ेगा और ऑब्वियसली FY23 का आउटलुक पिछले साल के मुकाबले में अच्छा लग रहा है। ओके, फटाफट से अनिल शर्मा जी का भी ले लेते हैं सवाल। शिमला से इन्होंने हमें भेजा है कि SBI के 66 शेयर हैं, भाव लिया है इन्होंने सर 434 का। इनके लिए क्या राय रहेगी? देखिए, आज SBI के नतीजे आ गए, बहुत ही उम्दा नंबर आ गए, करीबन 40% का प्रॉफिट बढ़ा है, एसेट क्वालिटी भी ठीक-ठाक हो गई है और मुझे लग रहा है कि देखिए अभी बैंकिंग सेक्टर एक ऐसे राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में काम करेगी। 4 साल का सॉफ्ट इंटरेस्ट पॉलिसी खत्म हो चुकी है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ती है, तभी बैंकों को उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। SBI कंट्री की सबसे बड़ी PSU बैंक है, तो ऑब्वियसली इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल से अगर नज़रिया 6 से 12 महीने है, तो ये प्राइस जो उन्होंने खरीदी है, बहुत ही अच्छी प्राइस है। यहाँ पे हमारा मानना है कि कम से कम 550 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। यहाँ पे ज़रूर इनको फ़ायदा होगा, पर टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। और अगले हफ्ते के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी कुशल जी। तो आने वाला हफ्ता नतीजों के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले आप सोमवार को देखिए F&O स्पेस से भारत फोर्ज और MCX अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही इन्फोसिस भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को लेकर जो नॉन कम्पीट अग्रीमेंट इशू है उसको लेकर लेबर मिनिस्ट्री के साथ ये बैठक करते हुए दिखेंगे। सिंगापुर के बाजारों में छुट्टी रहेगी। साथ ही चीन के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है अप्रैल महीने के और रिटेल सेल्स आंकड़े हैं वो आते हुए नजर आएंगे। 17 मई मंगलवार भारतीय एयरटेल और IOC अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही F&O स्पेस से अबॉट, डॉक्टर लालपात, PI इंडस्ट्रीज, DLF और GMR इंफ्रा भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली LIC की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी 17 तारीख को। यही नहीं, पारादीप फॉस्फेट्स का IPO भी खुलता हुआ नजर आएगा। करीब 1500 करोड़ का ये IPO है। साथ ही रिकॉर्ड डेट जो है BLS इंटरनेशनल के बोनस शेयर की यहाँ पर आती हुई दिखेगी। इनफैक्ट भारत के जो WPI आंकड़े हैं अप्रैल महीने के वो भी आते हुए नजर आएंगे 17 मई को। ग्लोबली US के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल डेटा भी आएंगे। 18 मई बुधवार ITC अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा निफ्टी से। साथ ही F&O स्पेस से काफी सारी कंपनियां, चुनिंदा नाम बता देता हूं आपको, जिसमें ग्रैन्यूल्स इंडिया, IGL, LIC हाउसिंग, मणप्पुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स शामिल रहेंगे। IPO के लिहाज से प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का IPO की अलॉटमेंट होगी। साथ ही अगर आप देखें तो ग्लोबली यहाँ पर जापान का बाजार में GDP एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आते हुए नजर आएंगे। UK के CPI डेटा आएंगे और यूरोप के भी अप्रैल महीने के CPI डेटा आते हुए नजर आएंगे 18 मई को। 19 मई डॉक्टर रेड्डीज लैब यहाँ पर निफ्टी से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही F&O स्पेस से अशोक लेलैंड, बॉश, चंबल फर्टिलाइजर समेत अन्य कई कंपनियां भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करती हुई दिखेंगी। प्रदीप फॉस्फेट्स का IPO बंद होता हुआ भी दिखेगा 19 तारीख को ही। और 20 मई अंत में आप देखिए NTPC अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही F&O स्पेस से अमर राजा बैटरीज, IB हाउसिंग, IDFC लिमिटेड और साथ ही फाइजर भी अपने नंबर्स घोषित करेंगे। IPO के लिहाज से ई मुद्रा लिमिटेड का IPO जो है वो खुलता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर 243 से 256 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। 412-413 करोड़ रुपए इसकी IPO साइज है। और एथोस लिमिटेड का IPO जो कि आप देखिए 18 मई को खुलता हुआ नजर आया था, वो 20 मई यानी कि शुक्रवार को बंद होगा। लगभग 472 करोड़ रुपए का ये भी IPO है। और अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी सोमवार और अगले हफ्ते के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों ही 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। हफ्ते के आखिरी दिन क्लोजिंग तो खराब हुई, लगातार दूसरे दिन बाजार 15,800 के आसपास और उसके नीचे बंद हुए, तो खराब क्लोजिंग नीचे का थोड़ा रास्ता खोलती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग आज 33,000 के बेहद करीब होती दिखी है, वो खराब है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अब जो सपोर्ट के तौर पर बाजार में नजर आ रहा है वो है 15,550 से 15,675, 15,550, 15,675, ये है वो रेंज जो सोमवार के लिए आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 16,000, 16,100 रुकावट की होगी आपके लिए जगह। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अब सपोर्ट सीधा छोटा सा एक सपोर्ट है 32,850 के आसपास, इसके ठीक नीचे 32,150, 32,200 अगले सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, जो कि 8 मार्च के लोज हैं जो बैंक निफ्टी ने अभी तक तोड़े नहीं हैं,
वहां तक जा सकता है। ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी में भी वही है, 34,000 को पार करना अब मुश्किल होगा, वहां पर आपके लिए बड़ी रुकावट की जगह है। तो ओवरऑल माहौल कमजोरी का है। एक ही चीज बाजार का मूड बदल सकती है कि अगर अमेरिकी बाजारों में वीकेंड पर एक बढ़िया तेजी बन जाए, रिकवरी हो जाए, जो कि काफी दिनों से वहां ड्यू भी है, काफी कमजोरी और काफी उतार चढ़ाव हो भी रहा है, तो वो एक मजबूत ओपनिंग दे सकती है। अदरवाइज ज्यादातर संकेत बाजारों के लिए क्लोजिंग बेसिस पर कमजोरी के आते दिख रहे हैं। ऐसे में एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा, उनकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन का आंकड़ा और ग्लोबल मार्केट से 3 बड़े ट्रिगर होंगे सोमवार को आपकी शुरुआत करने के लिए। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जी। चंदन जी स्वागत। बताएं सर, सोमवार को ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बनेंगे? देखिए, बाजार में आज एक पॉजिटिव शुरुआत हुई, बट ऊपर के लेवल के बाजार होल्ड ही कर पाया और वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव, बट कहीं ना कहीं बाजार ओवरसोल्ड हो चुका है, तो नीचे के लेवल से सपोर्ट बेस्ड बाइंग बननी चाहिए। तो आने वाले 1-2 दिन काफी क्रिटिकल रहेंगे। बाजार अपने आप को बॉटम बनाने का प्रयास करेगा, बट मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, तो ऊपर के लेवल पर प्रेशर बनेंगे। तो 2 ट्रेड सेटअप रहेंगे, एक पॉजिटिव साइड में, एक नेगेटिव साइड में। तो एक तो रिलायंस इंडस्ट्री पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। ऐसा लग रहा है कि पिछले 7-8 दिनों का करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, मेजर ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके स्टॉक टर्न हो रहा है, तो रिलायंस का 2440 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। लगभग 4850 के आसपास ये क्लोज हुआ है। 33 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में लगभग 84 से 85 रुपए के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। वहीं एसबीआई जो काफी वीक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला, और जो प्राइस पैटर्न बन रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं नीचे में 430-425 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। तो 440 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 15-16 रुपए के आसपास ये पुट ले, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, और यहाँ पे टारगेट आपको 25 रुपए तक मिलने की संभावनाएं बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अविनाश जी से एक फटाफट से संक्षेप में एक उनकी राय ले लेते हैं। सर, बैंक निफ्टी पर क्या आपकी राय रहेगी? अगले हफ्ते किस तरह की चाल रह सकती है? आज 900 अंक लुढ़का है सर। दीपक, मुझे लग रहा है कि जो मार्केट में सबसे वीक कंपोनेंट्स है वो बैंक है और मेटल्स है। ये दोनों सेक्टर से मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा निवेशकों को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। हालांकि मैंने एसबीआई में होल्ड करने की राय दी है। मेरा ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव बायस से ये बैंक निफ्टी ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ से खरीदने की कोशिश मत करिए जब तक हमको क्लियरली अप ट्रेंड दिखता नहीं है। कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स करेंगे, और जब तक वो होता नहीं है तब तक बैंक निफ्टी और जो स्टॉक्स है यहाँ पे भारी बिकवाली होने की पॉसिबिलिटी है। इसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सारे टेक्निकली वीक है। तो क्लियरली फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव इसमें खरीदने की कोई मौके नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करिए, 2-3 दिन और पहले हफ्ते के जाने दीजिए। उसके बाद अगर सेटल होता है, मार्केट कंसोलिडेट होता है, तो ही इसमें खरीदने के मौके बनेंगे। तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बाइंग बिल्कुल ना करें, लेकिन डेफिनेटली 2-3 दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद ही इसमें जो भी डायरेक्शनल ट्रेंड होगा वो मार्केट में हमको पता चल जाए। बिल्कुल, यानी कि अगले हफ्ते के मिड तक रुकें, डायरेक्शनल ट्रेंड देखें और उसके बाद राय बनाएं कि बैंक निफ्टी पर क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बाजार अगले हफ्ते में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से मिलेंगे। नमस्कार।